बाड़मेर जिले के शिवथाना इलाके से एक गैंगरेप की खबर सामने आई है। यह मंगलवार शाम को दो लड़के एक लड़की को किडनैप कर गांव के बाहर ले गए और फिर उसके साथ दोनों ने गैंगरेप किया। बताया जा रहा है कि जिस वक्त लड़की का अपहरण हुआ उस वक्त वो घर पर अकेली थी और घरवाले पंचायत चुनाव के लिए वोट देने गए थे। ये भी पता चला है कि दोनों आरोपियों ने गैंगरेप के दौरान लड़की की अश्लील फोटो और वीडियो भी बना ली। गैंगरेप के बाद दोनों लड़के लड़की को जख्मी हालत में छोड़कर फरार हो गए। बाद में घरवालों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने जब तलाश की तो गांव ही के स्कूल के बाहर वो अचेत अवस्था में मिली। उसको तुरंत हमने बेहतर इलाज के लिए बाड़मेर के राजकीय चिकित्सालय में एडमिट कराया। होश में आने पर उसने बयान दिए कि दो लड़के जो हैं वो उसको ले गए थे और उसके बाद एक ने उसके साथ बलात्कार किया और एक ने उस बात का वीडियो बनाया। अभी चूँकि वो उनके नाम नहीं जानती है तो हमने एक प्रकरण अज्ञात दो व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज किया है और हमारी टीमें लगी हुई है। कोशिश है जल्द से जल्द उन्हें आइडेंटिफाई किया जाए और उनके गिरफ्तार करके उनके खिलाफ कार्रवाई करी जाए। दौसा के अस्पताल में जख्मी पड़े ये सभी लोग लालसोट इलाके के सलेमपुरा गांव के रहने वाले हैं। बताया जा रहा है कि चुनाव में साथ नहीं देने की वजह से दो पक्षों के बीच लाठियां चल गईं। इस दौरान कुछ लोग धारदार हथियार लेकर भी एक दूसरे पर वार करने लगे। इसी खूनी संघर्ष में 5 लोग जख्मी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए दौसा के जिला अस्पताल लाया गया है। इन 5 लोगों में एक की हालत गंभीर है और उसे जयपुर रेफर कर दिया गया है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। सुबह 7:30 बजे पोलिंग चालू हुआ था और 7:45 बजे झगड़ा कर लिया था इन लोगों ने। ये जो हमारे परिवार के हैं, इन्होंने क्या है एक बैनर उतार रखा था मैदान में हमारे सामने, उनके पक्ष में थे। जब हमारे पक्ष में पोलिंग होने लगी तो सुबह झगड़ा कर 35 घंटे की मशक्कत के बाद गिरफ्त में आया है कांस्टेबल नारायण सिंह। गिरफ्तारी से पहले इस शख्स ने अपने कुनबे के साथ जो तांडव मचाया उससे भरतपुर के साथ साथ पूरे मरूधरा के लोग हैरान हैं। नारायण सिंह पर आरोप है कि इसने अपने ट्रैक्टर से कुचलकर 26 साल के बबलू की हत्या कर दी और इस हत्या में नारायण का साथ उसके परिवार वालों ने भी दिया। इसी आरोप में उसके परिवार के 5 लोग अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि 16 अभी भी फरार हैं। बताया जा रहा है कि जमीन को लेकर उनके परिवार से बबलू के परिवार वालों का झगड़ा चल रहा था और यही झगड़ा खूनी संघर्ष में बदल गया और वर्दी के ताव में नारायण सिंह ने अपने बेटों से कहा कि बबलू को मार मार कर ट्रैक्टर के आगे डालो ताकि वो उस पर ट्रैक्टर चढ़ा सके। उसके बेटों ने भी ऐसा ही किया और बबलू को ट्रैक्टर के पहियों के नीचे डाल दिया। फिर नारायण सिंह ने उस पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया। पुलिस ने इस मामले में 21 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। जयपुर के टोड़ी मोड़ के पास हुए एक सड़क हादसे में चूरू जिले के एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई, जबकि 3 पुलिस वाले गंभीर रूप से जख्मी हुए। बताया जा रहा है कि चूरू जिले की राजगढ़ पुलिस थाने में तैनात पुलिसकर्मी एक आरोपी को पकड़ने के लिए जयपुर आ रहे थे। इसी दौरान टोड़ी मोड़ के पास अचानक तेज रफ्तार से आ रहे एक ट्रेलर ने उनकी स्कॉर्पियो को जोरदार टक्कर मार दी। ये टक्कर इतनी भीषण थी कि स्कॉर्पियो के परकच्चे उड़ गए और शीशराम नाम के पुलिस वाले की मौत हो गई। 3 पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। टक्कर मारने के बाद ट्रेलर ड्राइवर ट्रेलर लेकर मौके से फरार हो गया। अजमेर नगर निगम के पार्षद चंद्रेश सांकला को कृष्णगंज थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल चंद्रेश के खिलाफ वीरेंद्र वालिया ने फर्जी दस्तावेज के जरिए सरकारी जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाया था। इस मामले की जब जांच की गई तो आरोप सही पाए गए और फिर पुलिस ने चंद्रेश को गिरफ्तार कर लिया। खास बात ये कि फर्जी तरीके से जमीन कब्जाने के इस मामले में एडीए के भी कुछ अधिकारियों के शामिल होने की बात सामने आ रही है। अब पुलिस का कहना है कि उन अधिकारियों के खिलाफ भी जल्द कार्रवाई होगी। उस जगह का चंद्रेश सांकला द्वारा नियम विरुद्ध नियमन करवाया गया है और श्रम के कब्जे में ले रखी है, जबकि वो सरकारी जगह थी। इसके ऊपर थाना कृष्णगंज पर प्रकरण दर्ज हुआ था और उसका अनुसंधान 4 आईओ द्वारा पूर्व में किया जा चुका है। पत्रावली श्रीमान आई साहब के कार्यालय से हमें प्राप्त हुई थी, जिसमें अरेस्ट करने के निर्देश थे। हाथ ऊपर की ओर उठाई ये महिलाएं और पुरुष भारतपुर के कलेक्टर से मिलने आए थे। दरअसल कलेक्टर के आदेश पर भारतपुर में लगने वाले साप्ताहिक बाजार पर रोक लगी हुई है और ये लोग उसी हाट बाजार में दुकान लगाने वाले लोग हैं। इन लोगों का कहना है कि कोरोना वायरस की वजह से बंद पड़े हाट बाजार की वजह से उनका गुजर बसर करना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में अगर अब हाट बाजार पर लगी रोक हटाई नहीं गई तो उनके लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम भी मुश्किल हो जाएगा।
पिछले मंगलवार जिला कलेक्टर साहब मुआयना करने गए, उसमें उनको परेशानी दी कि भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं थी, मास्क नहीं था, इसलिए दोबारा बंद करें। अब उसका इलाज करें, या तो भरतपुर वालों को, अदर स्टेट को बंद करके भरतपुर वालों को तो रोजगार चालू करें। सर दुकान नहीं लगने दे रही, ऐसा ब्याज पे लाए, हम कहाँ से चुकाएंगे? 2-3 महीने पीछे लड़की की शादी है, कहाँ से करेंगे हम? उसके बावजूद भी 3 हफ्ते चलिए, चौथी हफ्ते फिर बंद हो गई। ये बाजार भी तो खुला है, इसको क्यों नहीं बंद कराते? ये गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? अलवर के सांसद बाबा बालकनाथ ने मंगलवार को अलवर के जिला कलेक्टर से मिलकर व्यापारियों की समस्या दूर करने और पहले की तरह बाजार खोलने की मांग की। अलवर के व्यापारियों ने बाबा बालकनाथ से अपील की थी कि अगर त्योहारी सीजन में उनकी दुकानें नियमित तौर पर नहीं खुली तो उनके लिए व्यापार करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कोरोना की वजह से पहले ही उन्हें भारी नुकसान हो चुका है। जिस प्रकार कोरोना के अंदर जो क्षतिपूर्ति व्यापारी वर्ग को हुई है, उसको एक तरह से बांटने का समय मिले, तो इस जो पहले की तरह जो सामान्य स्थिति थी, उस सामान्य स्थिति के अंतर्गत बाज़ारों को खोला जाए। और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के लिए प्रशासन भी और व्यापारी भी तत्पर हैं, वचनबद्ध हैं कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आने वाले ग्राहकों से, हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र से लोग आएंगे उनको करवाएंगे। उसके साथ साथ मास्क है, सैनिटाइज़र है, इनका भी प्रॉपर ध्यान रखा जाएगा। कांग्रेस संगठन से जुड़ी प्रदेश कार्यकारिणी का गठन अब तक न होने से कार्यकर्ता से लेकर नेता तक सभी असमंजस में हैं। दरअसल जुलाई में शुरू हुए तनातनी के दौर को खत्म करने के लिए कांग्रेस की सभी कार्यकारिणी को भंग कर दिया गया था। प्रदेश प्रभारी अजय माकन संगठन को नया स्वरूप देने में फीडबैक का सहारा ले रहे हैं और इसी प्रक्रिया के कारण ही कार्यकारिणी गठन में देर हो रही है। मैं समझता हूँ वो जल्दी राजस्थान में आएंगे, बाकी के संभाग का हम लोग फीडबैक पूरा करेंगे और फीडबैक के उपरांत हम लोग हमारी कार्यकारिणी का गठन भी करेंगे। जब काम की सराहना होती है तो अच्छा लगता है, जब कोई आधार जताता है तो दिल को सुकून मिलता है। कोरोना काल में सफाई वीरों ने जो काम किया उसका आभार जताने के लिए जयपुर के रिजर्व पुलिस लाइन में जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की ओर से स्वच्छता योद्धाओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जब पुलिस बेड़े के मुखिया डीजीपी भूपेंद्र सिंह ने सभी को सम्मानित किया। इस मौके पर डीजीपी भूपेंद्र सिंह ने सभी सुपर कोरोना वॉरियर्स के कार्यों की जमकर प्रशंसा की। किसी भी तरह का जो अलग अलग काम कर रहे हैं हमारे लोग, दफ्तरों में हो, थानों पर हैं, आर्म्ड बटालियंस में हैं, जो सफाई कर्मचारी हैं, कुक हैं, कोई भी काम कर रहे हो, पर ये जो महामारी का दौर है इसमें सब ने मिलकर एक परिवार के तौर पर, एक टीम के तौर पर बहुत बढ़िया काम किया, एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए। उसका एक्नॉलेजमेंट भी है, उसका आभार व्यक्त भी है। पर आगे चूँकि ये अभी जारी रहेगी ये समस्या और इससे निपटने के प्रयास हमारे, उसके लिए अपनी तैयारी भी है। बढ़ते आगे 20 मिनट में 20 खबरों में राजस्थान की खबरों के बाद अब बात करते हैं देश भर की कुछ अहम खबरों की। वीवीआईपी यात्रा के लिए खरीदे गए एयरफोर्स 1 विमान पर सवाल उठने के बाद सियासी घमासान मच गई। न्यूज 18 के अमिताभ सिन्हा की रिपोर्ट है कि एयर इंडिया 1 विमानों को खरीदने की मंजूरी यूपीए सरकार के दौरान ही दे दी गई और इन विमानों का इस्तेमाल सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं बल्कि देश के दूसरे वीवीआईपी भी करेंगे। सूत्रों के मुताबिक इन विमानों को खरीदने की मंजूरी से पहले यूपीए सरकार में कई बार बैठकें भी हुई थी और कई विकल्पों पर विचार करने के बाद वीवीआईपी यात्रा के लिए नए विमान खरीदने पर सहमति बनी। ये बहस तब तेज हुई जब अपनी पंजाब यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने इसी बहाने प्रधानमंत्री पर हमला बोला। हमारा जो प्रधानमंत्री है उसने 8,000 करोड़ रुपए का जहाज खरीदा, क्यों? क्योंकि उसके मित्र ट्रंप के पास जहाज है 8,000 करोड़ का, तो उसे भी चाहिए। ये नहीं कहते, ये कहते भैया राहुल गांधी अमरिंदर सिंह जी गए, ट्रैक्टर पे बैठे थे, किसी ने कुशन लगा दिया। राहुल के आरोपों का जवाब देने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी सामने आई और उन पर ही सवाल खड़े कर दिए। उनको इस बात को समझना होगा कि देश की एयरफोर्स के प्लेन की तुलना किसी के निजी वाहन के साथ नहीं करना चाहिए और ये निर्णय जब लिया गया तब केंद्र में यूपीए की सरकार थी। बिहार चुनाव के लिए एनडीए ने सीट बंटवारे का ऐलान कर दिया। माना जा रहा है कि एलजेपी और जेडीयू के बीच की खटास की वजह से सीट बंटवारे के औपचारिक ऐलान में देर हुई, क्योंकि बीजेपी दोनों सहयोगियों को मनाने की कोशिश में जुटी थी। लेकिन आखिरकार बीजेपी ने बिहार चुनाव में एलजेपी को साइडलाइन कर दिया और नीतीश कुमार के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें एनडीए में सीट बंटवारे का ऐलान कर दिया गया, जिसके मुताबिक जेडीयू के खाते में बीजेपी से सिर्फ 1 सीट ज्यादा आई।
ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भले ही सीटों के बंटवारे पर थी, लेकिन इसमें नीतीश कुमार की चिराग पासवान से नाराजगी साफ दिखी। उन्होंने रामविलास पासवान को राज्यसभा के लिए चुने जाने का जिक्र किया और एलजेपी को खरी खरी सुना दी। रामविलास पासवान जी अभी जो राज्यसभा में पहुंचे तब बिना जेडीयू के मदद के पहुंचे। कै गो सीट है बिहार विधानसभा में? 2 है ना। जबकि बीजेपी ने दो टूक कहा कि वो बिहार में केवल नीतीश कुमार को ही प्राथमिकता देगी। कोई इफ एंड बट नहीं है, जितनी भी सीटें जिसको आए नीतीश कुमार जी को 2 लगातार हमारे मुख्यमंत्री है। हालांकि खबर है कि इस बार के बदले हुए सियासी समीकरण में बीजेपी के हाथ से कई सीटें निकल गई हैं। यही नहीं, उसे कई कद्दावर नेताओं के टिकट भी काटने पड़े हैं। हालांकि बीजेपी नेता इस सीट बंटवारे से खुश दिखे। न्यूज 18 के चंद्रमोहन कुमार की रिपोर्ट है कि बिहार में बदले हुए सियासी समीकरण में बीजेपी और जेडीयू ने सोच समझकर सीट बंटवारा किया, क्योंकि दोनों पार्टियों की सीटों में सिर्फ 1 सीट का अंतर है और 243 सीटों में जेडीयू के खाते में 122 और बीजेपी की झोली में 121 सीटें आई। सीट बंटवारे के नए फॉर्मूले के हिसाब से बिहार में एनडीए गठबंधन की ये दोनों बड़ी पार्टियां अपने कोटे से दूसरी सहयोगी पार्टियों को सीटें देंगी। तय ये हुआ है कि जेडीयू अपने खाते से जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को 7 सीट देगी, यानी जेडीयू बिहार में 115 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि बीजेपी अपने खाते से मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी को सीटें देगी। हालांकि अभी यह तय नहीं है कि वीआईपी की झोली में कितनी सीटें आएंगी। बिहार के रोहतास जिले के नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा बल ने एरिया डोमिनेशन का काम तेज कर दिया। एरिया डोमिनेशन का मतलब उस इलाके की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना होता है ताकि मतदान के दौरान किसी तरह की हिंसा ना हो, जिसके लिए सुरक्षा बल के जवान नक्सल प्रभावित इलाकों के दौरे पर निकले और हर जगह की अच्छे तरीके से जांच की। ऐसे ही एक दौरे में सुरक्षा बल के जवानों के साथ न्यूज 18 की टीम भी नक्सल प्रभावित इलाकों में पहुंची। लेकिन ये तमाम इलाके सेंसिटिव इलाके हैं और यहाँ पुलिस जो है और तमाम सीआरपीएफ और अर्धसैनिक बलों के जवान मतदान से पहले एरिया डोमिनेट करते हैं। इस दौरान अधिकारियों ने अलग अलग गांवों का दौरा किया और मतदान के समय लोगों को होने वाली परेशानियों की जानकारी ली। हमारे एरिया डोमिनेशन के एक्सरसाइजेज भी हैं जिससे लोगों के अंदर किसी भी प्रकार का भय का वातावरण नहीं हो। अधिकारियों ने सुरक्षा बल की चौकसी की वजह से मतदान के दौरान किसी खतरे की संभावना से इनकार किया। 3 कंपनियां हैं, 3 कंपनियों से लगातार एरिया डोमिनेशन करा रहे हैं और हर गांव को सर्च किया जा रहा है। बिहार के नक्सल प्रभावित इलाकों में पहले चरण में 28 अक्टूबर को मतदान होना है। दिल्ली के नजफगढ़ में पराली को गलाने वाले घोल को बनाने के केंद्र का उद्घाटन किया गया। इस घोल को राजधानी में मौजूद 700 हेक्टेयर जमीन पर किसानों की रजामंदी के बाद मुफ्त में छिड़कने की तैयारी, जिसे बनाने का काम केंद्र के उद्घाटन के बाद शुरू कर दिया गया। इस मौके पर सीएम अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय वहां पहुंचे, जिन्होंने पराली गलाने का घोल बनाने में जुटे लोगों से सारी जानकारियां जुटाई। उस केंद्र में कई भगोने अलग अलग चूल्हों पर रखे दिखे, जिनमें इस घोल को तैयार किया जा रहा था। 25 लीटर पानी में 20 कैप्सूल मिलाए जाएंगे और 250 ग्राम बेसन मिलाया जाएगा, जिसके बाद यहाँ इस तरह से इसको पूरी तरह ठंडा करने के लिए छोड़ दिया जाएगा। केंद्र पहुंचे मुख्यमंत्री ने दावा किया कि इस घोल को काफी किफायती दाम में तैयार किया जा रहा है, जिसका छिड़काव 11 अक्टूबर से शुरू कर दिया जाएगा। सारी 700 हेक्टेयर जमीन पे घोल बनाना, छिड़काव करना, इसका ट्रांसपोर्टेशन सब मिला के हमारा 20 लाख रुपए का केवल खर्चा आ रहा है। पराली गलाने का घोल बनाने वाले केंद्र में पहुंचे सीएम केजरीवाल ने उसे तैयार करने की पूरी प्रक्रिया को समझने के बाद एक भगोने में बन रहे घोल को खुद अपने हाथों से कुछ देर तक चलाकर भी देखा। असम के गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी में चलने वाली नाव सेवा को दोबारा शुरू कर दिया गया। बाढ़ की वजह से 29 सितंबर को नदी में नाव चलाने पर रोक लगा दी गई, जिसे करीब 1 हफ्ते बाद नदी में पानी कम होने पर बहाल कर दिया गया। नाव सेवा के शुरू होते ही वहां के लोगों की मुश्किलें कम हो गई। अपनी अपनी मंजिल तक जाने के लिए टिकट खरीदने के लिए कुछ लोग एक नाव में सवार होते दिखाई दिए। कोई पीठ पर बस्ता लादे नाव पर सवार हुआ तो कुछ लोग 2 व्हीलर समेत उस पर सवार हो गए। पानी के रास्ते वो लोग अपने काम की जगह की तरफ बढ़ते दिखाई दिए। 1.5 घंटा 2 घंटा जैसा लग जाता है। शुरू होने के बाद हम लोग का मतलब नॉर्मल लाइफ शुरू हो गया जैसा है। बहुत अच्छा है। मतलब नदी के दूसरे छोर पर पहुंचने के बाद सभी लोग एक एक कर अपने सामान के साथ बाहर निकलते दिखे। कोरोना की मार देश भर के मूर्तिकारों के साथ मुंबई के मूर्तिकारों पर भी पड़ी। मुंबई समेत राज्य भर में दुर्गा पूजा पर, डांडिया और सभी बड़े आयोजनों पर रोक लगा दी गई, जिससे मूर्तिकारों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया, जिसकी झलक मूर्तिकारों के चेहरों पर साफ नजर आई। लगभग 6 महीने से खाली बैठे मूर्तिकारों को आस थी कि दुर्गा पूजा के मौके पर वो कुछ कमाई कर लेंगे, लेकिन सरकार के आदेश के बाद उनकी ये उम्मीद भी टूट गई। डांडिया के लिए लोग मूर्ति बिठाते हैं, डांडिया करते हैं रास्ता, तो वही परमिशन नहीं मिली है, तो पब्लिक अब तक आई नहीं है। वहाँ राज्य सरकार ने लोगों को घरों में ही मूर्ति स्थापित कर दुर्गा पूजा मनाने का निर्देश दिया है,
जिसकी वजह से बड़ी मूर्तियों की डिमांड तो एकदम खत्म हो गई और कुछ मूर्तिकार घरों में स्थापित होने वाली छोटी छोटी मूर्तियों का ही रंग रोगन करते दिखे। कोई ब्रश से मूर्ति की फिनिशिंग करता तो कोई उनकी सजावट करता नजर आया। दुकानों में भी इक्का दुक्का ग्राहक ही मूर्ति खरीदते नजर आए। तो चलिए 20 मिनट में 20 खबरों में सबसे आखिर में बात करते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। ताइवान पर कब्जे की चीन की कोशिशों से जुड़े कुछ नए आंकड़े सामने आए। ताइवान की सरकार का दावा है कि इस साल उसने चीन के 4000 से ज्यादा जंगी जहाजों को खदेड़ा, जो ताइवान की सीमा में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। कभी भटकने की वजह से तो कभी भड़काऊ अभ्यास की वजह से चीन के जहाजों ने 4000 से ज्यादा बार अंतर्राष्ट्रीय सीमा का उल्लंघन किया। ताइवान का दावा है कि चीन हर साल ऐसी हरकतें करता रहा है, लेकिन इस बार अक्टूबर शुरू होने तक ही पिछले सालों के मुकाबले ऐसी घटनाएं 30% ज्यादा हो चुकी हैं। लेकिन हर बार मुस्तैदी से अपनी सरहदों की हिफाजत के लिए तैनात ताइवान की फौज ने चीन के जहाजों को खदेड़ दिया। इसीलिए ताइवान की कोशिश है कि रक्षा पर खर्च बढ़ाकर खुद को सुरक्षित किया जाए, जिसके लिए अमेरिका से कुछ बड़े रक्षा सौदों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। लेकिन अमेरिका और ताइवान के बीच बढ़ती नजदीकियां चीन को और ज्यादा परेशान करने लगी हैं। अमेरिका के अलास्का में समंदर में फंसे 2 लोगों को कोस्ट गार्ड ने हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया। बताया गया कि उनकी नाव समंदर में पलट गई थी, जिसके बाद कोस्ट गार्ड के कुछ लोग एक हेलीकॉप्टर से वहां पहुंचे और उन दोनों को रस्सी की मदद से बाहर निकाला। हालांकि अलास्का में समंदर में फंसे इन लोगों को बचाना इतना भी आसान नहीं था। इसके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़े एक व्यक्ति को अपनी जान खतरे में डालकर गहरे समंदर में उतरना पड़ा। समंदर में उतरने के बाद वो तैरते हुए उस जगह पहुंचा जहां वो लोग फंसे हुए थे। उसने नाव पर बैठे उन दोनों लोगों को वहां से निकालने का प्लान भी बताया। कुछ देर में वो तीनों हेलीकॉप्टर के पास आ गए, जिसके बाद उन्हें रस्सी से खींचकर हेलीकॉप्टर पर चढ़ाया गया। कोरोना वायरस भी ताइवान की राजधानी ताइपे में हर साल होने वाले एक आर्ट फेस्टिवल के रंग में भंग नहीं डाल पाया। वहां पूरी रात चलने वाले इस फेस्टिवल में लोग कोरोना को भुलाकर जमकर घूमे फिरे और मनोरंजन के शानदार कार्यक्रमों का मजा लेते नजर आए। लोगों ने साल में एक बार होने वाले ऐसे मजेदार फेस्टिवल में शामिल होने का मौका हाथ से नहीं निकलने दिया और आधी रात को बीच सड़क पर मेला लगा नजर आया। बड़ी संख्या में लोग नाइट फेस्टिवल में पहुंचे। वहां पैर रखने तक की जगह नजर नहीं आई। फेस्टिवल में एक से बढ़कर एक आयोजन किए गए। डांस शो भी होते दिखे। रंग बिरंगी लाइटों का गजब का इस्तेमाल भी देखने को मिला। ताइपे की तरह दुनिया के कई दूसरे शहरों में भी ये फेस्टिवल मनाया जाता है, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से इक्का दुक्का शहरों में ही फेस्टिवल रखा गया, जिनमें ताइपे भी शामिल है। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में कोरोना से बचाव का अनोखा तरीका निकाला गया। कोरोना से बचने के लिए लोग अलग अलग तरह के मास्क और फेस शील्ड पहन रहे हैं। लेकिन ब्यूनस आयर्स में कुछ लोग अपने सिर पर प्लास्टिक की एक ट्यूब पहने नजर आए। आर पार दिखने वाली प्लास्टिक की ये ट्यूब कुछ हद तक फेस शील्ड जैसी ही नजर आई, लेकिन ये पहनने वाले व्यक्ति के सिर को चारों तरफ से ढक देती है। इतना ही नहीं, ये कंधे पर इस तरह फिट हो जाती है कि लोग इसे पहनकर भी बड़े आराम से अपने सभी काम कर सकते हैं। ट्यूब को बनाने वाले ने बताया कि इसे लोगों को कोरोना से बचाने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसके साथ ही व्यक्ति का चेहरा देखने और उसके हाव भाव को समझने वाली दिक्कत भी पेश नहीं आएगी, जैसा अक्सर मास्क में होता है। Mostrar la cara es inclusivo porque permite que las personas sordas o hipoacúsicas आमतौर पर हर व्यक्ति एक दिन में जाने अनजाने अपने चेहरे को सैकड़ों बार छूता है। ऐसे में ये ट्यूब लोगों की इस आदत को छुड़ाए बिना ही उनकी सुरक्षा कर सकती है। कोरोना को फैलने से रोकने के लिए रूस की राजधानी मॉस्को के एक मशहूर पार्क में लोगों को कॉफी पिलाने वाला रोबोट काम पर लगाया गया। लोग एक दूसरे से कम संपर्क में आए, इसलिए इस तरह की कॉन्टैक्ट लेस सर्विस की शुरुआत की गई। और सामने आई तस्वीर में इंसान की जगह वो रोबोट लोगों की खिदमत में लगा नजर आया। उसने चंद मिनटों में ही कॉफी बनाकर लोगों को पिला दी, और कोई रेगुलर कॉफी नहीं, बल्कि ग्राहक लाटे और कैपुचिनो जैसी अलग अलग कॉफी में अपनी पसंद चुन सकता है। और सिर्फ कॉफी भी नहीं, रोबोट मिल्क शेक भी बना सकता है। कुछ लोग तो उस रोबोट को कॉफी बनाता देखकर हैरान ही रह गए और उसकी तस्वीरें खींचने लगे। कॉफी पीने के लिए कॉफी बूथ के बाहर कार्ड स्कैन करने वाली मशीन लगी दिखी। लोगों ने अपने कार्ड से पेमेंट की और रोबोट ने तैयार कॉफी उन्हें पकड़ा दी। इससे हुआ ये कि अलग अलग लोगों ने कॉफी मशीन को हाथ ही नहीं लगाया, कैश का लेन देन भी नहीं हुआ और रोबोट भी एक कांच के कैबिन के अंदर रहा, जिससे कोरोना के फैलने की गुंजाइश कम हो गई।